नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आप सभी की इस वर्चुअल क्लासरूम में। आई सी अंशुल अग्रवाल वेलकम यू ऑल टू योर वेरी ओन अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल। दोस्तों, बहुत समय नहीं हुआ हमें मिले हुए। हम अभी कल रात ही को तो मिले थे। कल रात को मैं आया था आपके सामने आपके लिए लेके गुड न्यूज। याद है ना, आप पूछते थे मुझसे सवाल कि सर बाकी के सब्जेक्ट्स कब स्टार्ट होंगे, बाकी के सब्जेक्ट्स कब स्टार्ट होंगे। और मैं आपको, मेरी टीम आपको देती आई है कि जवाब सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा सब्र रखो, अंशुल सर पे भरोसा रखो, सब सही होगा, सब सही होगा, सब सही होगा। अभी भी ऐसे कई सवाल है जो काफी बच्चे पूछ रहे हैं, सर डाउट्स कहाँ क्लियर करना है, ये वो। अरे भाई रुक तो जाओ, अभी कितने तो दिन हुए हैं और क्या तो दे दिया हमने। कोई नहीं, एंजॉय करो, पढ़ लो साथ में। डाउट्स आएंगे तब की तब देखेंगे, चिंता मत करो। और मैं फिर से यही कहूंगा, मैं हूं ना, सारी चीजों की मैं यहाँ पे I'll take care of each and everything. You don't need to worry, no need to hurry. So फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल अनअकैडमी सीए फाउंडेशन पे, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एस्पायरेंट स्टूडेंट, जहां आपको डेली मिलेंगे, यस माय डियर फ्रेंड्स, डेली के लाइव लेक्चर्स आपको यहां मिलेंगे। टीम से आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और भी हम टीम मेंबर्स को ऐड करते रहेंगे आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। सो भूलिएगा मत, टाइम टेबल मत भूलिएगा। आज का सिर्फ ऐसा दिन है जब मैं हूं आपके सामने, और आज का सिर्फ वो दिन है जब आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अकाउंट, क्योंकि कल से, यस माय डियर फ्रेंड्स, याद है ना, फ्राइडे से चारों सब्जेक्ट्स के टीचर्स आने वाले हैं आपके सामने। आपका दिन शुरू होगा विद लॉ टॉट बाय उर्मिला मैम। क्या है लेक्चर का टाइमिंग, जरा बताओ मुझे, टाइप कीजिए चैट में। देखता हूं कल का अच्छे से सुना या नहीं आपने। कम ऑन टेल मी, मैं देख रहा हूं यहां पे। ओके, सही जवाब है आपका। लॉ का लेक्चर स्टार्ट होगा 9:45 को और वो होगा टिल 10:45, 1 घंटे का। कई बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं, सर कितने देर का लेक्चर है। अरे भाई, क्या तुम बोर हो रहे हो जो कितने देर का लेक्चर पूछ रहे हो? चलो पढ़ो, मेहनत करो यार। उसके बाद 11 o'clock को मैं आऊंगा आपके सामने हर रोज की तरह। कंटिन्यू करेंगे हम हमारा डिस्कशन फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग का। उसके बाद 11:15 को आएंगे अखिलेश डागा सर, जो आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स। और फिर सॉरी नॉट 11:15, 12:15। सो 12:15 से 1:15 इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपको करना है लंच ब्रेक, लेना है लंच ब्रेक। लेकिन लंच जरा लाइट कीजिएगा, बहुत ज्यादा हैवी मत कीजिएगा, क्योंकि लंच के बाद हमें वापस पढ़ना है। क्योंकि 2 PM से 3 PM आएंगे हमारे सर निशांत सर, और वो आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया जर्नी होने वाली है, बहुत ही वंडरफुल जर्नी होने वाली है। कई बच्चों के हैं कई सवाल, सर फीस कितनी होगी, ये क्या होगा, सर क्या ये फ्री है, सर ये पूरा तो होगा ना, सर ये कैसे चलेगा। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी को, सब्र रखिए, बी पेशेंट। आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। कौन देगा? मैं दूंगा, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। इस चीज का रखना है आपको ध्यान। अगर पेशेंस नहीं रखा तो फिर आपके सवालों का जवाब आपको कौन देगा। और वैसे भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि एक दिन, जल्दी एक दिन ऐसा मैं जरूर निकालूंगा कि मैं आपके सामने आऊंगा, आपके साथ बातें करने आऊंगा, लाइव आऊंगा, जहां आप मुझे पूछेंगे सवाल और मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब। सो दोस्तों, ये हमारा फाउंडेशन चैनल। ठीक इसी तरह है हमारा एक इंटरमीडिएट का भी चैनल, जहां पे हम इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में भी पढ़ाते हैं। तो आपके अगर कोई भी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की या करना चाहते हैं सीए, तो उनसे कहिएगा कि भाई आपके लिए भी आ गया एक चैनल, सीए इंटरमीडिएट का चैनल, अ डेडिकेटेड चैनल, जहां पे हम इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट? सो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले आज का दिन करते हैं हम शुरू, और आज की हमारी पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। सो फिर से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। करेक्ट, आई वांट योर रिप्लाईज। यार क्लास में थोड़ा मुझे भी तो फील आने दो कि हाँ मेरे क्लास में कोई बच्चे बैठे हैं। कम ऑन, गिव मी योर रिस्पॉन्सेज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओके, सो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने रखा था टारगेट। कितना टारगेट रखा था? 50 लाइक्स का। और मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूं कि आपने मुझे उससे ब्लेस किया है। लेकिन आज मेरी उम्मीद थोड़ी आपसे बढ़ गई है और आज मैं आपसे चाहता हूं एक सेंचुरी। आई वांट 100 लाइक्स फॉर टुडेज वीडियो। मैं चाहता हूं कि आप
मैं आप पे ऐसे ही मेहनत लेता रहूं और आप अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही दिखाते रहे, तो हम इसी तरीके से इस जर्नी को एक साथ अकम्प्लिश जरूर कर लेंगे। क्या किया था अभी तक हमने, एक बार उसको करते हैं क्विकली रिकैप और फिर बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने समझा था अदर 4 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको समझाया कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, मैंने आपको समझाया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब हमारी एक ब्रांच बची है, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच बची है, विच इज दैट ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि इस ब्रांच को एक्सप्लेन करने से पहले हमारा ये जो पूरा डिस्कशन होगा ना इस सब्जेक्ट का, ये पूरे टॉपिक का अलग अलग चैप्टर्स हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। I want you guys to understand some words। मैं चाहता हूं आप कुछ शब्द जाने समझ ले, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं हमें कोई भेदभाव नहीं करना है कि आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको क्या कहा, मुझे आपके पास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है आपके प्रेजेंट से, और आपके प्रेजेंट से मेहनत करके हम बनाएंगे आपका फ्यूचर। मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे कमिटमेंट दो, होल हार्टेड कमिटमेंट दो, सर हम पूरी मेहनत करेंगे, जैसे आप कह रहे हो वैसे मेहनत करेंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे, तो मैं आपको वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि हम साथ में रिजल्ट जरूर लेके आएंगे। करेक्ट? तो इस वादे को, इस प्रॉमिस को करते हैं, आगे लेके बढ़ते हैं। नोट्स मेरे साथ साथ बनाइए। कई बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे हैं, सर नोट्स कहां मिलेंगे? अरे भाई रुक तो जाओ, अभी कौन से नोट्स मैंने दे दिए हैं, सब चीजें मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ, आपसे भी वही कह रहा हूँ, लिखते चलो, मेहनत करते जाओ। और फिर से ये कह रहा हूँ, मुझे सारी चीजें पता है, सब कुछ पता है, और मैं सब चीजों का जवाब दूंगा, बट सही समय आने पे। तो अभी बढ़ते हैं आगे, करते हैं शुरू और देखते हैं आज के अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को। करेक्ट? सो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। आपका रजिस्टर ओपन कर लीजिए, बेटर रहेगा, और रजिस्टर में लिख लीजिए हेडिंग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। हम देखेंगे अलग अलग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को, देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम हमारे सबसे बेसिक टर्म से। कैपिटल समझना है बहुत अच्छे से। What do you mean by this word capital? अच्छे से समझिएगा। इसके हैं अलग अलग नाम। कैपिटल को कहा जाता है इक्विटी, इट इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, करेक्ट? और कहीं कहीं पे हम ये वर्ड को यूज करेंगे, अभी नहीं बाद में। इट विल ऑल्सो बी नोन एज नेट वर्थ। क्या कहलाता है ये? नेट वर्थ। समझना है कैपिटल का मतलब क्या होता है। इट इज दी अमाउंट, इनटू ब्रैकेट में लिख रहा हूं एस, लॉजिक बाद में बताऊंगा। अमाउंट्स इन्वेस्टेड बाय दी owner of the business in business। कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट और इनटू ब्रैकेट एस क्यों लिखा है? या तो एक ही फिगर हो सकती है या मल्टीपल फिगर हो सकती है ना। कैसे? अगर एक इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। बट अगर एक से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप हो सकती है। तो अगर पार्टनरशिप है तो हो सकता है अलग अलग पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया। तो कैपिटल मतलब क्या होता है? इट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन अपने पास से लेके आता है और बिजनेस की शुरुआत करता है। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है दोस्तों, कोई
भी बिजनेस अगर आपको करना है तो पहले खुद के तरफ से कुछ तो पैसा आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और ये जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, आप कौन है? बिजनेस के ओनर। और आप ये जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना, इस पैसे को कहा जाता है कैपिटल। समझ में आ रहा है? सो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इन बिजनेस। करेक्ट? लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड टर्म। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल। Assets it means the properties created in the business. Asset का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, संपत्ति जो हम बिजनेस में बनाते हैं, जो हम कमाते हैं, उस कमाने से जो हम बनाते हैं उसको कहते हैं एसेट्स। सो इट मींस द प्रॉपर्टीज क्रिएटेड इन द बिजनेस। अब ये जो एसेट्स होती है ना दोस्तों, ये अलग अलग टाइप की होती है, जिसको मैं यहाँ लिखूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स? कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा, बट मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक टाइप जो होता है एसेट्स का, वो होता है फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स। और एग्जैक्टली जो इसका ऑपोजिट होता है उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। सबसे पहला बाइफर्केशन एसेट। एसेट का मतलब सबको समझ में आ गया होगा, संपत्ति। तो आज मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जमीन है, जायदाद है, घर है, फ्लैट है, तो ये सब मेरी क्या है? एसेट है। क्लियर? अब एसेट दो टाइप की होती है। कौन से दो टाइप की होती है? एक होती है फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट और दूसरी होती है करंट एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट? फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट अच्छे से समझ लेना दोस्तों, दिमाग में फिट कर लेना। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट। देखो, एसेट तो एसेट है, संपत्ति तो संपत्ति है, पर अब हम उन संपत्ति को बाइफरकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों, क्या, कैसे, कई सवाल दिमाग में आएंगे। रोक के रखिए अपने सवालों को। अभी जो समझा रहा हूं समझते चलिए, जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ द क्लास। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच गिव्स मी बेनिफिट। सबसे पहले एसेट का मतलब क्या? एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मुझे देती है बेनिफिट। एसेट का मतलब क्या? इट मींस प्रॉपर्टी क्रिएटेड इन द बिजनेस फॉर, आगे लिख लो, फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स। ऐसी चीज जो आपको पैसा कमा के दे उसको कहते हैं एसेट। समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज कमा के नहीं देती है तो वो आपकी एसेट नहीं होती है। एसेट कोई चीज होती ही तब है जब वो आपके लिए प्रेशियस हो, आपको कमा के दे। तो फिक्स्ड एसेट कौन सी एसेट होती है? फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होती है विच गिव्स मी एडवांटेज। एडवांटेज मतलब क्या? इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। अगर एक साल से ज्यादा कोई भी एसेट मुझे इकोनॉमिक एडवांटेज देती है तो वो एसेट कौन सी एसेट कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है फिक्स्ड एसेट, जिसका दूसरा नाम क्या है? नॉन करंट एसेट। लेकिन अगर कोई एसेट ऐसी है जिसका मुझे एडवांटेज तो होता है, लेकिन वो जो एडवांटेज होता है ना, वो होता है लेस देन 12 मंथ्स का, तो हम उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म एडवांटेज। समझ में आ रहा है क्या कहते हैं हम उसको? शॉर्ट टर्म एडवांटेज। बहुत सिंपल चीज है दोस्तों। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने अपने बिजनेस के अंदर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक स्टेशनरी वाला हूं। मैंने अपनी दुकान में स्टेशनरी खरीद के रखी है ताकि मैं कस्टमर को बेच सकूं। अब ये जो स्टेशनरी मेरे पास पड़ी है, ये स्टेशनरी मेरी क्या है? एसेट है। लिहाजा मेरे पास एसेट है। क्यों मेरी एसेट है? क्योंकि यही तो वो सामान है जिसको बेच के मैं पैसा कमाऊंगा। पैसा कमाना उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो अब ये जो स्टेशनरी आइटम मेरे पास है, ये कितने समय तक मेरे पास है? अरे मैं उसको क्या सड़ाने वाला हूं एक साल तक? नहीं 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 नहीं। ये मैं चाहूंगा कि एज अ बिजनेसमैन मेरा स्टेशनरी का आइटम जल्दी से जल्दी बिक जाए, कस्टमर आए और मैं उसको बेच दूं। मतलब मैं उसको बेच के पैसा कमाने वाला हूं। लेकिन ये जो आइटम है ये मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा। क्यों शॉर्ट टर्म देगा? क्योंकि मैं तो चाहता हूं मेरे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा गुड्स बिके। तो ये कौन सी एसेट कहलाएगी? शॉर्ट टर्म एसेट।
लेकिन अगर मैंने कोई फर्नीचर खरीदा है, मैं फिर से वही स्टेशनरी वाला हूं, मैंने अपनी दुकान में फर्नीचर बनाया, टेबल बनाया, चेयर बनाया, वार्डरोब बनाया, सब कुछ बनाया, प्रॉपर शोकेस वगैरह बनाया, ये जो फर्नीचर मैंने बनाया है ये मेरी एसेट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे देखना है कि ये एसेट फिक्स्ड एसेट है या करंट एसेट है। तो ये चीज समझो, ये फर्नीचर का मुझे जो एडवांटेज होगा, अब आप सवाल पूछोगे सर फर्नीचर का क्या एडवांटेज होगा, सर फर्नीचर से कैसे आप एडवांटेज ले रहे हो, क्या बात कर रहे हो बेटा, क्यों नहीं होगा फर्नीचर का एडवांटेज। मैं यहाँ पे प्रॉपर टेबल बना रहा हूँ, बैठने की चेयर बना रहा हूँ, इंटीरियर डेकोरेशन कर रहा हूँ। कभी भी सोचो, लॉजिक से सोचो, आप एज अ कस्टमर एक ऐसी दुकान में जाते हो जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, ना बैठने की ना कुछ, गर्मी हो रही है, पसीना निकल रहा है, और एक दूसरी दुकान में जाते हो जहाँ प्रॉपर बैठने की फैसिलिटी होती है, एयर कंडीशन होता है। तो सोचो एज अ कस्टमर विल इट नॉट गिव वैल्यू एडिशन टू यू। आई मीन एक छोटा सा एग्जांपल ले लो ना मूवी के थिएटर्स का। हम लोग मूवी देखने जाते हैं, अलग अलग थिएटर्स में जाते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑन विच वी सेलेक्ट द थिएटर। तो थिएटर की जो टिकट प्राइसिंग होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, द कंफर्ट दैट दे आर ऑफरिंग इन दैट थिएटर। ठीक उसी तरह ये जो फर्नीचर मैंने यहाँ बनाया ना एज अ स्टेशनरी स्टोर कीपर, ये फर्नीचर मेरी एसेट है। लेकिन जरा मुझे बताओ, क्या ये फर्नीचर सिर्फ 1 साल तक ही टिकने वाला है? नहीं, ये फर्नीचर मुझे 1 साल से ज्यादा एडवांटेज देगा। तो कोई भी चीज जब 1 साल से ज्यादा एडवांटेज देती है तो वो क्या बन जाती है, इट बिकम्स फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट का दूसरा नाम बोलो मेरे को, क्या है फिक्स एसेट का दूसरा नाम, क्या है बेटा, नॉन करंट एसेट। तो सबसे पहले एसेट का मतलब समझ में आ गया। एसेट का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको पैसा कमा के दे, एनीथिंग विच गिव्स यू इकोनॉमिक बेनिफिट। उसमें टाइप्स ऑफ एसेट हम देख रहे हैं। पहले हमने देखा फिक्स्ड एसेट, उसके बाद हमने देखा करंट एसेट। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरे साथ लिखते चल रहे हैं। चलो और देखते हैं एसेट्स और क्या टाइप की होती है। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। क्या मतलब होता है टेंजिबल एसेट्स का? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव सम फिजिकल सब्सटेंस। ऐसी एसेट जिसका फिजिकल सब्सटेंस होता है। तो ये मेरे पास जो अभी कंप्यूटर है, ये उसका कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं मैंने उसको डिसमेंटल किया है। तो ये कीबोर्ड को मैं टच कर सकता हूं, मैं इसको फील कर सकता हूं, करेक्ट। मेरे पास मोबाइल फोन अगर है, ठीक है, पड़ा है यहाँ पे, तो मोबाइल फोन को मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं। जो आपकी बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग को टच कर सकते हो, देख सकते हो, अपने टेबल को टच कर सकते हो, देख सकते हो। ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। समझ में आ रहा है? इनटेंजिबल मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। ऐसी एसेट, दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन। एसेट होती है पर दिखती नहीं है। व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, जिसको आप छू नहीं सकते हो। व्हिच कैन नॉट बी फेल्ट, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते हो, पर वो एसेट होती है, उनको कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। सर क्या बात करो, ऐसे कैसे इनटेंजिबल एसेट होती है? सर अभी नहीं, हम उसके बारे में बात करेंगे, जरा रुक के बात करेंगे। पर अभी के लिए इतना समझ लो कि एसेट्स एक होती है फिक्स एसेट, एक होती है करंट एसेट, एक होती है टेंजिबल एसेट, एक होती है इनटेंजिबल एसेट, करेक्ट। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या लिखोगे? विच हैव फिजिकल सब्सटेंस। और इनटेंजिबल का मतलब क्या है? विच कैन नॉट बी सीन और टच। होती है पर दिखती नहीं है, मिस्टर इंडिया की तरह है पर फिर भी नहीं है। तो एसेट क्या क्या हो सकती है? फिक्स्ड हो सकती है, करंट हो सकती है। एसेट कैन बी टेंजिबल एसेट्स, एसेट कैन बी इनटेंजिबल एसेट, एसेट्स कैन बी मूवेबल एसेट्स, एसेट्स कैन बी इमूवेबल। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आज का लेक्चर, टर्मिनोलॉजीज पे हम बात कर रहे हैं। अलग अलग छोटे छोटे टर्म्स है जिसपे हम यहाँ डिस्कस करें। टर्म समझ में आए तो आगे हम अकाउंटिंग में, मैं अभी भी कह रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा मैंने चालू ही नहीं किया है। मैं आपको बिल्कुल डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले शब्द बता रहा हूँ। मूवेबल एसेट बहुत सिंपल है, गाड़ी
गाड़ी क्या है? मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट मतलब ऐसी एसेट जो एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सकती है। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? मूवेबल एसेट है। मशीनरी, मशीनरी क्या है? मूवेबल एसेट है। लेकिन बिल्डिंग क्या है? होम, शॉप, शोरूम, कॉम्प्लेक्स, लैंड, ये कौन सी एसेट है? ये मूवेबल है या इमूवेबल है? कम ऑन क्विकली आंसर दो, मेरे को चैट पे आंसर चाहिए। लैंड क्या है बेटा? सोचो फटाफट आंसर दो। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या ये मूवेबल एसेट है या इमूवेबल एसेट है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग, ये इमूवेबल एसेट है। सो मूवेबल मींस व्हाट? एन एसेट व्हिच कैन बी मूव्ड, और इमूवेबल मतलब जो जहां है वो वही है, उसे कहते हैं इमूवेबल एसेट। तो मूवेबल एसेट्स में आइए, उसका मतलब लिखिए which can be mobilized। एक नया इंग्लिश का वर्ड बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा था कि रजिस्टर का लास्ट पेज यूज करो, नया शब्द जब भी मैं बताऊं वो और उसका मतलब वहां लिखो। which can be mobilized, mobilize means move from one place to another, immovable means what? which cannot be मोबिलाइज, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो। तो एसेट्स, एसेट्स का मतलब हमने देखा ऐसी कोई चीज, ऐसा भी कोई इन्वेस्टमेंट जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एसेट्स की डेफिनेशन और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन जब हम एक डेप्रिसिएशन नाम का टॉपिक करेंगे, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं, नहीं तो होगा क्योंकि बाद में मैं ये वर्ड कहूंगा एसेट और बच्चा बिल्कुल ब्लैंक। साइंस वाले बच्चों को कहना पड़ेगा बेटा कान बंद कर लो। क्यों कहूं मैं कान बंद कर लो? अभी समझ लो, बेसिक बेसिक वर्ड्स पे बात कर रहे हैं, समझ लो, देख लो। तो एसेट्स फिक्स्ड हो सकती है, एसेट करंट हो सकती है, एसेट टेंजिबल हो सकती है, एसेट इनटेंजिबल हो सकती है बेटा, एसेट मूवेबल हो सकती है, एसेट इमूवेबल हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों को हम यहां लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं थर्ड वर्ड, liabilities, plural liabilities। क्या मतलब होता है इसका? liability या liabilities का? These are the amounts payable by business। Okay, these are the amounts payable by the business। समझना अच्छे से। मैं और मेरा दोस्त एक संडे प्लान करते हैं कि यार आज हम आउटिंग करेंगे, तो सुबह ब्रेकफास्ट से लेके फिर लंच, फिर मूवी देखना, फिर शाम को डिनर करना, सब कुछ बाहर प्लान करते हैं, ठीक है। उस दिन होता ही है कि अनफॉर्चुनेटली मैं अपना वॉलेट ले जाना भूल जाता हूँ, और मेरा जो दोस्त होता है वो पूरा मेरा खर्चा देता है। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट किया हमने, फिर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में लंच किया, उसके बाद में मूवी देखने गए, दोपहर में स्नैक्स खाया और बहुत कुछ दबा के खाया, मॉल में जा रहे हैं, गेमिंग जोन में जा रहे हैं, और शाम का डिनर करके फिर घर पे आ रहे हैं। तो मेरा जो फ्रेंड है उसने सिर्फ खुद का ही नहीं, मेरा भी खर्चा पे किया, समझना। अब सपोज उस दिन एग्जाम्पल ले रहे हो, सपोज उस दिन टोटल 2000 रुपीज एक्सपेंस हुआ है, 2000 रुपए खर्चा हुआ है। संडे तो खत्म हो गया, अब मंडे है सपोज, मैं वापस वो दोस्त से मिलता हूं। सवाल ये उठता है, क्या आज मुझे उससे कुछ पैसा पे करना है? Am I supposed to pay him something? या रात गई बात गई, 2000 रुपए कल दे दिया, उड़ा दिया भाई, ठीक है उड़ा दिया, खत्म हो गया, ऐसा कुछ है क्या? कम ऑन क्विकली मुझे बताइए, क्या मुझे अपने फ्रेंड को पे करना है? यस या नो में मुझे आंसर दीजिए लाइव चैट में, क्विकली मुझे जवाब चाहिए। Y फॉर यस, N फॉर नो, पूरा नहीं लिखा तो भी चलेगा, Y और N, कम ऑन क्विकली। Am I supposed to pay my friend rupees 1000? यस और नो। कल संडे था, साथ में दिन भर एंजॉय किया, जो भी किया मिल बांट के किया। मैं अपना वॉलेट ले जाना भूल गया, तो मेरे दोस्त ने मेरा खर्चा किया, और मुझे क्या आज उसको पैसा देना है क्या? Am I supposed to pay something? आंसर बिल्कुल सही है जो आप जवाब दे रहे हो, यस यस यस, सही जवाब है यस, मुझे उसको पैसा देना है। इट इज माई लाइबिलिटी, वो मेरी क्या है?
लायबिलिटी है, वो मेरे ऊपर उधार है। समझ में आ रहा है? वो क्या है? मेरी लायबिलिटी है, वो मेरे ऊपर क्या है? उधार है। मुझे उसको पैसा देना था, मैंने उसको पैसा नहीं दिया। अब वो लायबिलिटी कब तक रहेगी? लायबिलिटी जब तक मैं उसको पैसा नहीं दे देता। जिस दिन मैं उसको पैसा दे दूंगा, मंडे को सुबह मैं उससे मिला और मैंने उसको 1000 रुपीज दे दिए, उस दिन ये मेरी लायबिलिटी नहीं रही। ये लायबिलिटी कैसी हो गई? क्लोज हो गई। ये लायबिलिटी क्या हो गई बेटा? सेटल हो गई। समझ में आ रहा है? सो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? दीज आर द अमाउंट्स पेएबल बाय द बिजनेस, अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस, एंड वी कैन आल्सो राइट these are outstanding obligations. These are outstanding obligation. कुछ ऐसा obligation जो मैंने लिया है पर मुझे अभी तक उसके बदले कुछ देना बाकी है। अब ये जो लायबिलिटी होती है ना भाई, ये होती है दो टाइप की। सो हम देखेंगे इसको यहाँ पे कौन से दो टाइप की लायबिलिटी होती है। चलो बढ़िया है, लाइन मारना नहीं पड़ा, नहीं तो लाइन मारना सबसे डिफिकल्ट काम है। ओह माय गॉड। आप भी बनाओ मेरे साथ। ओके, तो यहां पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज बेटा दो टाइप की हो सकती है। कौन सी है वो दो टाइप की लायबिलिटीज? सबसे पहले हम देखते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटीज, और जो दूसरी होती है ना बेटा उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या कहा बेटा मैंने? इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब क्या कहा मैंने? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लायबिलिटीज? अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस। बेटा बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीजें होती हैं। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? बिजनेस की बात कर रहा हूं। सो अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस इज लायबिलिटी। अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू इट्स ओनर। अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू इट्स ओनर, ये कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी। ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को अपने ओनर को देना है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? अगर याद हो तो पहला टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इट इज नोन एज कैपिटल। तो अगर बिजनेस को अपने ही ओनर को कुछ अमाउंट देना है, ये थोड़ा शायद अभी कम समझ में आएगा मेरे साइंस के बच्चों को, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, जरूर समझ में आएगा आपको। अगर कोई अमाउंट बिजनेस को अपने ओनर को, बिजनेसमैन को देना है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, इफ देयर इज एनी कैपिटल अपीयरिंग इन द बिजनेस, दैट इज आल्सो द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, दैट इज नोन एज व्हिच लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। घर की बात है भाई, पहले बाहर वालों का कर्ज सही करो, फिर घर वालों को देख लेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब क्या? अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स। क्या मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटी का? अमाउंट पेएबल बाय आउटसाइडर। किसी बाहर वाले को अगर कोई पैसा देना बाकी है ना, तो बेटा उसको कहा जाता है कौन सी लायबिलिटी? इट इज नोन एज एन एक्सटर्नल
लायबिलिटी। आया सभी को समझ में? सो इंटरनल लायबिलिटी जो अपने घर वालों को मतलब बिजनेस का घर वाला कौन है? बिजनेसमैन खुद। तो अगर बिजनेस को बिजनेसमैन को ही कुछ पैसा देना है तो बेटा वो कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन अगर बिजनेस को बाहर वाले को कोई पैसा देना है ना, बाहर वाला मतलब बैंकर हो सकता है, टैक्स अथॉरिटीज हो सकती है, एम्प्लॉइज को सैलरी देना बाकी है, मैंने किसी से कुछ सर्विसेज ली है, बिजली ली है मैंने, तो टेलीफोन सर्विसेज ली है, इंटरनेट सर्विसेज ली है, ये सारी सर्विसेज का पेमेंट अगर करना बाकी है तो ये भी तो लायबिलिटी है। बट ये कौन सी लायबिलिटी होगी बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, अभी इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिमाग लगाना है। लायबिलिटीज दो टाइप की होती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। बेटा जैसे एसेट हमने दो टाइप की देखी थी ना, फिक्स्ड और करंट, वैसे ही लायबिलिटी को भी मैं यहां और दो टाइप में बाइफरगेट कर सकता हूं। एक जो लायबिलिटी होती है उसको कहा जाता है करंट लायबिलिटीज, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है उसको कहा जाता है नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करेक्ट। तो अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में हमने देखो क्या देखा था, फिक्स एसेट में हमने क्या देखा था कि बेटा अगर किसी भी एसेट का एडवांटेज आपको 12 मंथ से ज्यादा का मिलता है, मतलब इफ यू आर गेटिंग ए फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम दैट एसेट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो वो आपकी करंट एसेट होती है। लेकिन अगर एडवांटेज लेस देन 12 मंथ्स का होता है तो वो नॉन करंट एसेट होती है, और अगर एडवांटेज लेस देन 12 मंथ्स का होता है तो करंट एसेट होती है। ठीक उसी तरह लायबिलिटी का भी यही होता है। इफ द obligation मतलब liability is to be settled, if the obligation is to be settled within 12 months, अगर 12 महीनों के अंदर मुझे पेमेंट करना है तो बेटा कौन सी लायबिलिटी बन जाएगी? करंट लायबिलिटी। सीधी बात है, बिजली का बिल बाकी है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या मैं 1 साल तक रोक सकता हूं? नहीं, उसके पहले ही मेरी बिजली कट हो जाएगी। सेम गोज विद टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, ब्रॉडबैंड बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऐसे ऑब्लिगेशन जो मुझे विद इन 12 मंथ्स पे करना है, जल्दी से जल्दी पे करना, बेटा उसको क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटीज। दोज ऑब्लिगेशंस which are to be settled more than 12 months, beyond 12 months, तो उसको कहा जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करेक्ट। तो 3 वर्ड मैं आपको अभी यहां सिखा चुका हूं। सबसे पहले कैपिटल, दूसरा एसेट और तीसरा लायबिलिटी। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको यहां सिखाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लिखते रहिएगा मेरे साथ, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, मैंने सारे वो नाम लिख दिए। इन्वेंटरी, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक ऑफ गुड्स या स्टॉक, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब से वैसे ही एक रिलेटिव टर्म है, वो हम बाद में देखेंगे। इन सब का मतलब क्या होता है ये हम यहां लिखेंगे। इट इज गुड्स लाइंग अनसोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड लिखा है मैंने, उसको मैं यहां कर रहा हूं हाईलाइट। मैं चाहता हूं जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं आप भी वैसे ही नोट्स बनाएं। गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट्स और मर्केंडाइज परचेज्ड विद an intention to be sold। पर प्रोडक्ट्स और मर्केंडाइज परचेज विद एन इंटेंशन टू बी सोल्ड, नॉट
टू बी कंज्यूम, खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं रखा है हमने। ऐसे गुड्स मतलब क्या होता है समझना, इन्वेंट्री मतलब गुड्स लाइंग अनसोल्ड, अनसोल्ड मतलब जो चीजें मैंने खरीदी और अभी तक बेची नहीं है। तो अब ये गुड्स वर्ड का मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। गुड्स मतलब का क्या है, अगर एक कंप्यूटर वाला है, समझना, एक कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर वाला अपनी दुकान में क्या बेचता है, कंप्यूटर मतलब मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी सारी एसेसरीज होती है, वो सब बेचता है। अब ये सब वो एसेसरीज कहीं ना कहीं से खरीद के लाता है। तो सपोज वो महीने की शुरुआत में 50 लैपटॉप्स खरीद के ला रहा है। ध्यान से सुनना, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही बाइज हाउ मेनी लैपटॉप्स, 50 लैपटॉप्स वो खरीदता है मंथ के शुरुआत में। और होता है ये कि मंथ एंड तक जब ये महीना खत्म होता है ना, वो 50 में से 40 लैपटॉप्स बेच देता है, 40 लैपटॉप वो बेच देता है, 10 लैपटॉप्स अभी भी बेचना बाकी है। ये जो 10 लैपटॉप्स है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री, इसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड, इसको कहते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स, या सिंपली इसको कहा जाता है स्टॉक। समझना, कितने, 10 लैपटॉप्स। अब ये जो 10 लैपटॉप्स है इनको हम गुड्स किसको कहते हैं, गुड्स मतलब ऐसी चीज जो आप बिजनेस में खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि आपको उसे आगे बेचना है। मार्क माय वर्ड्स प्रॉपर्ली, दोज गुड्स मीन दोज प्रोडक्ट, और मर्केंडाइज मतलब सामान, ऐसी चीजें जो आप खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि आपको उसे आगे कस्टमर को बेचना है। बहुत मैं उलझा के एग्जांपल दूंगा पर आप सुलझ जाओगे, समझ लेना। कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर का एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब ये जो हमारा बंदा है ना कंप्यूटर वाला, ये अपने लैपटॉप्स को अच्छे से रखने के लिए शेल्फ बनाता है, फर्नीचर चाहिए उसको, तो फर्नीचर की दुकान में जाता है और उससे फर्नीचर खरीद के लाता है। अब ध्यान से समझना, एक कंप्यूटर वाले के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, कंसंट्रेशन, फुल्ली फोकस चाहिए। एक कंप्यूटर वाले के लिए फर्नीचर क्या है, क्या वो उसका गुड्स है या वो उसकी एसेट है? मेरे को आंसर चाहिए, लाइव कमेंट में फटाफट आंसर दो मुझे। एक कंप्यूटर वाले के लिए, कंप्यूटर वाला मतलब क्या, जिसका काम क्या है, कंप्यूटर खरीदना, कंप्यूटर बेचना, अपने कंप्यूटर्स को रखने के लिए, इन ऑर्डर टू कीप सेफगार्ड हिज कंप्यूटर्स, ही ब्रिंग्स शेल्फ, ही ब्रिंग प्रॉपर अलमीरा, वो उसका फर्नीचर है, वो फर्नीचर उसकी गुड्स है या उसकी एसेट है? सही जवाब दे रहे हो बेटा, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मुझे और जवाब चाहिए, फास्ट जवाब चाहिए। बिल्कुल सही है, वो उसका एसेट है, गुड्स नहीं है। क्योंकि गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो हम खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें उसको आगे बेचना है। अब आता हूं मैं फर्नीचर वाले की दुकान में, ध्यान से सुनना। मैं अभी कंप्यूटर वाला था, अब मैं कौन हूं, फर्नीचर वाला। मैं आऊं फर्नीचर वाले की दुकान में, मैं ये फर्नीचर वाला हूं जिससे ये कंप्यूटर वाले ने फर्नीचर खरीदा है, मैंने फर्नीचर बेचा है। समझना, दो अलग अलग बिजनेस है, ये कंप्यूटर वाला, ये फर्नीचर वाला। कंप्यूटर वाले ने फर्नीचर खरीदा मेरे लिए, कंप्यूटर वाले के लिए फर्नीचर क्या है, एसेट है। क्यों, मैं क्या बेचता हूं, कंप्यूटर बेचता हूं। फर्नीचर वाला फर्नीचर बेच रहा है, लिहाजा फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीद भी रहा है। फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स है या एसेट है? सोच लो। फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स है या एसेट है? सोच लो, दिमाग लगाओ और जवाब दो मुझे, फटाफट जवाब चाहिए मुझे, यहां पे देर नहीं होनी चाहिए, फटाफट फास्ट आंसर चाहिए। यस, सही जवाब है, फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड्स है। क्यों गुड्स है बेटा, क्यों गुड्स है? फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीदता है और उसे आगे बेचता है। अब मैं थोड़ा और उलझाऊंगा इसको, समझना। जो मेरे साथ एक एक शब्द फॉलो कर रहे हैं वो उलझेंगे नहीं तो बाकी उलझ जाएंगे। सही कह रहा हूं, मैं तो उलझाऊंगा, कंसंट्रेशन चाहिए। ये जो फर्नीचर वाला है ना, ये हमसे कंप्यूटर वाले से पूछता है, भाई साहब क्या काम है आपका? हम कहते हैं भाई कंप्यूटर का काम है। फर्नीचर वाला कहता है, यार मेरे यहाँ ना इतने सारे कस्टमर आते हैं, सबको बिल बना के देना पड़ता है, हाथ से बिल बना बना के अच्छे से कुछ हो नहीं पाता है। भैया एक कंप्यूटर कितने का आता है, काम करो आप एक कंप्यूटर मुझे दे दो। मैं कहता हूँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब फर्नीचर वाला कंप्यूटर खरीद रहा है, फर्नीचर वाला क्या खरीद रहा है बेटा, कंप्यूटर खरीद रहा है। फर्नीचर वाले के लिए कंप्यूटर क्या है? अब आप बोलो, सोचो, जवाब दो मुझे फटाफट। फर्नीचर वाले के लिए कंप्यूटर एसेट है या इन्वेंटरी है? ये चीज सोच के मेरे को जवाब दो, फटाफट मुझे जवाब चाहिए। रुकूंगा मैं 1 मिनट, जवाब चाहिए मुझे फटाफट।
फर्नीचर वाले के लिए कंप्यूटर क्या है? फर्नीचर वाले के लिए कंप्यूटर क्या है? सही जवाब दिया बच्चों लोगों आपने, सही जवाब है फर्नीचर वाले के लिए कंप्यूटर क्या है? एसेट है। तो दो शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है, गुड्स किसे कहते हैं और एसेट किसे कहते हैं। लिख लेते हैं यहां पे ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आए। इसका मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल से आप समझ में आ गया होगा कि कोई चीज आपकी गुड्स है या एसेट है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। आपका बिजनेस क्या है, कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक के लिए गुड्स होगा दूसरे के लिए एसेट होगा। फॉलो कीजिएगा, समझिएगा। एक नहीं, चलो 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक कार डीलर है, कार शोरूम है, ठीक है। वो कार शोरूम वाला क्या बेचता है? कार बेचता है। तो जो शोरूम वाला कार बेचता है उसके लिए कार क्या हो गई? गुड्स हो गई। क्यों गुड्स का मतलब? देखो मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट और मर्केंडाइज विच आर परचेज विद एन इंटेंशन टू बी सोल्ड। मुझे आगे बेचना है। वो कार के शोरूम वाला क्या करेगा? कार का चार्ट डालेगा? नहीं। लेकिन मैं एक कैब ड्राइवर हूं और मैं ये कार खरीद के आगे इसे चला के पैसे कमाना चाहता हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो गई है? एसेट हो गई है। मतलब मैं ये कार बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं, मैं ये कार यूज बिजनेस करने के लिए खरीद रहा हूं, तो ये कार मेरी क्या हो गई बेटा? एसेट हो गई। मतलब वो ही कार किसी के लिए गुड्स है और किसी के लिए क्या है बेटा? एसेट है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं यहां पे आपको। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो किसी के लिए गुड्स हो और किसी और के लिए एसेट हो। सॉफ्टवेयर्स, टेक्नोलॉजी, समझ में आ रहा है? एक सिंपल एग्जांपल ले लो, DSLR कैमरा, मोबाइल फोन, कुछ भी ले लो ना। आपको एक DSLR कैमरा खरीदना है या आपको एक एक्सपेंसिव मोबाइल फोन खरीदना है, आप जाते हो मोबाइल की कैमरा की दुकान पे, तो मोबाइल और कैमरे की दुकान वालों के लिए वो क्या है? गुड्स है, क्योंकि वो उनका काम है बेचना। आप लोग जो उसे खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? कि हाँ मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, DSLR कैम लेके मैं अच्छा फोटोज क्लिक करना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक माय करियर इन फोटोग्राफी। वो आपके लिए क्या है? दैट इज योर एसेट। समझ में आ रहा है? सो सिंपल चीज है बेटा कि कोई चीज आपकी एसेट होगी या वो आपके गुड्स होंगे, ये पूरी तरह किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पे, कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस का नेचर क्या है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। 4 वर्ड्स मैं आपको यहां सिखा चुका हूं, 5वां वर्ड मैं आपको यहां सिखा रहा हूं। लिखते चलो मेरे साथ, नोट्स बनाते चलो मेरे साथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, इतनी बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा। और साइंस वालों, आई एम श्योर आप धीरे धीरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्दों को समझने के लिए। क्या है वो वर्ड्स? डेटर्स, ऑल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल्स, ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना। तो डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं टोटल सेल्स। जो हमारी टोटल सेल्स होती है ना बेटा, वो 2 टाइप में होती है। एक होती है कैश सेल। कैश सेल मतलब गुड्स दो
पैसे लो। कैश सेल का मतलब सिर्फ कैश नहीं हो सकता है, उसमें चेक आ गया, उसमें आपका कार्ड स्वाइप आ गया, अमेजॉन पे आ गया, पेटीएम आ गया, कुछ भी आ गया। थोड़े में बात यह है कि भाई इस हाथ सामान दो, इस हाथ पेमेंट लो, दैट इज नोन एज कैश सेल्स। कैश सेल के नीचे लिखो इसका मतलब क्या होता है, पेमेंट रिसीव्ड इमीडिएटली, हाथ तो हाथ पेमेंट मिल जाता है, उसको कहता है कैश सेल। मैंने क्या कहा, कैश सेल का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता बेटा, समझना। कैश में बैंक भी आ गया, आरटीजीएस भी आ गया, एनईएफटी भी आ गया, आईएमपीएस भी आ गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, अमेजॉन पे, एयरटेल पे, जो भी जितना भी फलाना दिख रहा है सब इसमें आ गया। क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है, क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधारी। हाँ, उधारी का मतलब क्या होता है, goods sold for which payment is not received। क्रेडिट सेल का मतलब होता है ऐसी सेल, गुड्स सोल्ड फॉर विच द पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो वो गुड्स मैंने किसको बेचे हैं और किससे पैसा मिलना बाकी है, वो प्राणी, वो इंसान, वो बंदा जिसको हमने गुड्स बेचे हैं बेटा और उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, हमें उससे पैसा लेना बाकी है, वो बंदा कहलाता है डेटर। क्या कहलाता है, डेटर। डेप्टर मत कहना उसको बेटा, मैंने देखा काफी बार जो बच्चा 11th में आता है वो उसको कहता है डेप्टर, बिल्कुल हर शब्द को प्रोनाउंस करता है, नहीं यहाँ पे बी साइलेंट है। वो पर्सन जिसको हमने गुड्स बेचे हैं, वो ग्राहक, वो कस्टमर जिसको हमने क्रेडिट सेल किया है। क्रेडिट सेल का मतलब क्या है, हमने तो गुड्स दिए हैं पर उसने अभी तक पैसा नहीं दिया, उधारी में बेचे हैं, वो कस्टमर्स क्या कहलाते हैं बेटा, दे आर नोन एज डेटर्स। डेटर्स के हैं और दो नाम, दे आर ऑल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल। समझ में आया सभी को क्या शब्द कहे मैंने, डेटर्स, डेटर्स मींस अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल्स मींस ट्रेड रिसीवेबल। तीन अलग अलग नाम है। आज का जो लेक्चर है थोड़ा शायद किसी को भारी जाएगा, बट मैं फिर से कह रहा हूं इसे बार बार बैठ के रिवाइज करना, क्योंकि आज और कोई सब्जेक्ट नहीं है बेटा, समझना है। कल से सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज इसको अच्छे से बैठ के रिवाइज करना है। नया वर्ड मैंने आपको यहां सिखाया, करेक्ट। चले आगे, करेक्ट बेटा, समझ में आया। अब जैसे होता है डेटर, मतलब जैसे मुझे किसी से पैसे लेना है, मतलब मैंने किसी को उधारी पे गुड्स बेचे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने भी किसी से उधारी पे गुड्स खरीदे हो, तो फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उसको हम कहेंगे अकाउंट्स पेबल और ट्रेड पेबल्स। तो जैसे मैंने आपके सामने टोटल सेल्स का फॉर्मूला लिखा है, ठीक उसी तरह अब मैं आपके सामने लिखूंगा फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, टोटल परचेजेस। क्या मतलब है टोटल परचेजेस का, इसका मतलब होता है दोस्तों कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, करेक्ट। क्या मतलब होता है बेटा कैश परचेजेस का, जैसे हमने कैश सेल देखा, देखो क्या मतलब हुआ कैश परचेजेस का, पेमेंट। अब सेल्स के समय तो पेमेंट रिसीव होता है ना, यहां पे क्या होगा, पेमेंट मेड इमीडिएटली। मैंने कुछ सामान खरीदा और उस सामान का तुरंत पेमेंट कर दिया, उसको कहते हैं कैश परचेजेस। लेकिन क्रेडिट परचेजेस का मतलब, फिर से क्रेडिट का मतलब क्या है बेटा, यहां पे उधारी। तो क्रेडिट परचेजेस का मतलब क्या है, गुड्स परचेज्ड फॉर विच पेमेंट इज नॉट
मेड। ऐसे गुड्स जो मैंने खरीदे हैं और उन गुड्स का मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो वो सारे जो पर्सन है जिसको मैंने पेमेंट नहीं किया, जिसको मुझे पे करना बाकी है, पे करना बाकी है मतलब दोस्तों मेरी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो वो सभी लोग मेरे क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज माई क्रेडिटर। समझ में आया सभी को? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। क्विकली रिकैप करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का सिलेबस समझने के लिए। सबसे पहले बेटा हमने देखा कैपिटल, कैपिटल को कहते हैं इक्विटी, इक्विटी को कहते हैं ओनर्स इक्विटी या उसे नेटवर्थ भी कहते हैं। सो कैपिटल का मतलब क्या, बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है ना, इनिशियल मनी। बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे नाम है, इसको सीड कैपिटल भी कहा जाता है। सीड कैपिटल, तात्पर्य समझो बेटा, इसको सीड का मतलब होता है बीज, बीज का मतलब जब अगर आपको कोई पेड़ या पौधा लगाना है तो सबसे पहले बीज बोना पड़ता है। तो ये पेड़ या पौधा होता है बिजनेस। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है, बिजनेस बड़ा करना है, उगाना है, तो सबसे पहले बीज लगाना होगा और बीज लगाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। और वो जो पैसा होता है वो कौन देता है, जो ओनर होता है बिजनेस का वो देता है, तो उसको कहते हैं कैपिटल। उसके बाद हमने देखा एसेट्स, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी चीजें जो हमारे बिजनेस में पैसा हमें कमा के दे। सिंपल चीज है यार, अगर आप लोग पढ़ोगे, आप लोग मेहनत करोगे तो आप आपके पेरेंट्स की एसेट हो। क्यों एसेट हो? क्योंकि उनको दिखेगा हाँ बेटा मेरा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बेटा एक चीज समझ लेना कि माँ बाप को बच्चों से फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन जीरो होती है, शून्य होती है। वो कोई आपसे नहीं कहने वाले बेटा बाद में मुझे पैसे देना, मुझे पैसे चाहिए, नहीं चाहिए माँ बाप को आपसे पैसे। पेरेंट्स डोंट एक्सपेक्ट मॉनिटरी बेनिफिट्स फ्रॉम यू, दे जस्ट एक्सपेक्ट प्राइड फ्रॉम यू। कि कहीं से अगर वो गुजरे तो बेटा कहे कि हाँ ये वो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सीए, वो ये उसके मम्मी पापा है। जस्ट उनका जब ये गर्व से कॉलर ऊपर होती है ना, तब उनको लगता है कि हाँ मेरा बेटा मेरी एसेट है। जब वो आपको ऐसे पढ़ते हुए देखेंगे ना, जब वो देखेंगे कि आप मेहनत कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो, तब उनको रियलाइज होगा कि हाँ मेरा बेटा मेरी एसेट है। लेकिन आप बैठे हो दिन भर पबजी खेल रहे हो, मोबाइल के अंदर नेटफ्लिक्स पे टाइम पास कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, और माँ बाप को 10 बार बोलना पड़ा अरे पढ़ पढ़ पढ़, अब तो पढ़ ले बेटा, अब तो पढ़ ले। तो ये समझ लेना कि आप उनकी एसेट नहीं हो, आप उनकी क्या हो, लायबिलिटी हो, एक बोझ हो, एक कर्ज हो सर पे निभाए जा रहे हैं। भाई हमेशा यार मैं कहता हूं, हर चीज, हर लेक्चर में ये चीज मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, पढ़ते रहोगे तो सीखते रहोगे, और सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन पढ़ना बंद उस दिन सीखना बंद, और जिस दिन सीखना बंद आगे बढ़ना बंद। बात खत्म यार। अपना जो काम है उस काम को परफेक्शन से करो, कलाकारी से करो। क्या कहा है शिव खेड़ा जी ने, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी बार आप देखना यार, अपने होम टाउन्स में होते जब आप देखना कि एक पंचर वाला, जब आप बहुत छोटे थे, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैं भी मेरे होम टाउन में हूं, तो ये लॉकडाउन की वजह से मैं यहीं पे हूं, तो मैं ये चीज देख रहा हूं कि यार एक पंचर वाला, जब मैं छोटा था ना, लिटरली जब मैं छोटा था 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में साइकिल चलाया करता था, जब मैं उसके पास जाता था, आज भी वो पंचर वाला वैसे ही साइकिल की पंचर बना रहा है। मुझे एक चीज बताओ, मतलब ये मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो ये 12-15 सालों में मेरे एम्बिशंस बहुत बढ़ गए। तब मैं साइकिल चलाता था, आज मैं कार चलाता हूं। अब मेरा मन होता नहीं कार नहीं, मुझे और अच्छी वाली कार चलाना है। मेरे एम्बिशंस बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आपको नहीं लगता उस पंचर वाले के एम्बिशंस नहीं बढ़े होंगे? लेकिन आज जब मैं उसको देखता हूं ना, तो यार अलग चीज कर लिया उसने। पहले मैनुअली पंचर बनाता था, मशीन्स लगा ली उसने। मतलब आपका कोई भी काम छोटा नहीं होता है। रईस क्या कहेगा, रईस जानते हो ना, शाहरुख खान, रईस मूवी क्या कहता है, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इट इज हाउ यू फाइंड आउट द क्रिएटिविटी इन दैट वर्क। उसमें कैसे आर्ट ढूंढ ले। खाना बनाना कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन बन गया ना संजीव कपूर, खाना बना के ही देखो आज वर्ल्ड का कितना बड़ा शेफ बन गया। बहुत बड़ी बात है यार। It's not what you do, it's how you do that matters the most. So ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेट मतलब जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे, लायबिलिटी मतलब जो आपकी उधारी है, कर्जे जो आपका पे करना बाकी है। इन्वेंट्री का मतलब देखा, इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स लाइंग अनसोल्ड। ऐसे गुड्स जो आपने खरीदे हैं पर अभी तक बिके नहीं है, उसको कहते हैं इन्वेंट्री। गुड्स ये वर्ड का मतलब मैंने आपको यहाँ समझाया था, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। और मर्केंडाइज परचेज विद एन इंटेंशन टू बी सोल्ड अहेड। फिर दोस्तों हमने देखा मतलब ये दो वर्ड्स का, डेटर्स और
क्रेडिटर्स का। ये 2 वर्ड्स का मतलब हमने देखा समझा। और अब मैं आता हूं वापस अपने प्रेजेंटेशन में, जहां पे मैंने आपको बताई थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों हमने देखी थी, समझी थी अभी तक। सबसे पहली ब्रांच थी कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरी थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चौथी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड द 5th ब्रांच इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये है 5 अलग अलग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और इन 5 ब्रांचेस में से 4 ब्रांचेस हम देख चुके हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई कम टू द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इस ब्रांच को समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। एक ऐसी डेफिनेशन जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, एक ऐसी डेफिनेशन जो हमें दी है किसने, AICPA। जरा इसका मतलब समझिएगा। AICPA का दोस्तों फुल फॉर्म होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। सही सुना आपने, मैंने कहा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये वर्ड को जरा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंडिया में जिसको कहा जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, वो लोग, वो प्रोफेशनल जो अमेरिका में CA का काम करते हैं, उनको अमेरिका में कहा जाता है CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे इंडिया में CA की इंस्टीट्यूट का नाम है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक उसी तरह अमेरिका में जो CA की इंस्टीट्यूट, आई मीन CPA की इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स दुनिया की कई पुरानी अकाउंटिंग बॉडीज में से एक है। मैंने आपको बताया कि हमारी CA इंस्टीट्यूट ICAI कब बनी थी, वो बनी थी दोस्तों 1 जुलाई 1949 को। लेकिन AICPA बहुत पुराना है, उससे पहले बन चुका है। तो AICPA ने अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन दी है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। आज मैं इस डेफिनेशन को आपके सामने रखूंगा, बताऊंगा, आप उसको लिखेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन को हम अगले और 2-3 घंटे इस डेफिनेशन के एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करके उसको हम समझने वाले हैं। क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, पढ़ना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। करेक्ट। क्या है डेफिनेशन AICPA की, अपनी सांसें थाम के बैठ जाइए क्योंकि मैं होने वाला हूं ब्रेथलेस। व्हाट इज अकाउंटिंग? सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। कुछ समझ में नहीं आया, ये मेरा टारगेट नहीं है। सर क्या आप दिखाना चाह रहे हो आपको कितना आता है? नहीं, वो तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये सिचुएशन किसी दिन आपकी होनी चाहिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं होगी। ये रटा नहीं है मैंने कि समझा है मैंने। क्या कहता है AICPA? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? अब आपको मैं बताता हूं ये जादू कैसे हुआ, मुझे डेफिनेशन कैसे इतनी याद वर्ड बाय वर्ड। मेरी बचपन से एक आदत है, पहले मुझसे रटना नहीं होता। मम्मी पढ़ाती थी बचपन में और बड़ा मार खाता था मैं इस चीज के लिए, क्योंकि मुझसे रटना नहीं होता था। मैं चीज़ों को समझ लेता था और समझ के अपनी लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट कर सकता था। एक आदत मैंने डेवलप की बचपन से, मे बी बिकॉज ऑफ माई मदर, और वो आदत है कि मैं जब भी ऐसी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस होती है ना, मैं उसको तोड़ देता हूँ और उसका एक चार्ट बना लेता हूँ। मैं आज भी, सी टीचिंग इज नथिंग लेस देन स्टडिंग। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने नहीं आऊँ, मैं आपके साथ पढ़ने आया हूँ। तो जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ, लेक्चर से पहले मैं तैयारी करके जाता हूँ, और तैयारी आज भी जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं चार्ट्स बनाता हूं। अब देखो ये डेफिनेशन को मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, समझना। अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है। किस चीज की कला है? आर्ट ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीजों की कला है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट ऑफ व्हाट? 3 थिंग्स, रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money. In significant manner and in terms of money. What? 2 चीजों को, business transaction and events which are in part at least of financial characters and interpreting the results thereof.
आज आप जिंदगी में शायद पहली बार इस डेफिनेशन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, नो नीड टू टेक बर्डन, नो नीड टू टेक प्रेशर। सब कुछ होगा समय के साथ, सब कुछ आप देखेंगे, सब कुछ आप समझेंगे और जरूर समझ में आएगा। लेकिन आज के लिए ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है अकाउंटिंग की। तो आपको करना है क्या, मैं आपको दिखाता हूं प्रीवियस स्क्रीन। आपको वो प्रीवियस स्क्रीन पे जाना है और इस डेफिनेशन को आपके पास आपको लिख लेना है। Okay, I'll hide the presenter's view. Write down the definition of accounting given by AICPA, American Institute of Certified Public Accountants। कैसे डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग को? Accounting is an art of, तीन चीजों की आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in significant manner and in terms of money। क्या? business transactions and events which are in part at least of financial characters। क्यों? and interpreting the results thereof। क्यों कर रहे हैं हम ये? मतलब जैसे हमने कभी किसी ज़माने में कभी किसी क्लास में संस्कृत पढ़ी थी, जैसे हमारे ऊपर से गई थी, ठीक उसी तरह शायद ये डेफिनेशन आपके ऊपर जाए। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, वादा है मेरा आपसे, आज से 4 घंटों के अंदर अगर नहीं ये डेफिनेशन आपके माइंड में फिट हो गई और जैसे आज मैंने ब्रीथलेस होकर डेफिनेशन बोली वैसे नहीं अगर आप बोल पाए तो आप नाम चेंज कर देना, मेरा नहीं आपका। हाँ, नाम चेंज कर देना, मेरा नहीं आपका। ये डेफिनेशन आप जरूर कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे को इससे ज़्यादा समय चाहिए लिखने के लिए तो कभी भी वो वीडियो को पॉज कर सकता है, लिख सकता है और फिर आगे बढ़ सकता है। चार्ट मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसका चार्ट मैंने कैसे बनाया। अकाउंटेंसी इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान हो जाता है पढ़ना, कितना इंटरेस्टिंग होता है पढ़ना अगर हम हमारे पढ़ाई के तरीके को थोड़ा चेंज कर दें। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सबसे अच्छा टीचर हूं, शायद नहीं हूं, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, क्योंकि मैं भी किसी दिन स्टूडेंट था, आप ही की तरफ बिल्कुल ब्लैंक था, एक कोरी किताब था और मेरी इस किताब पे मुझे भी किसी मेरे टीचर ने सिखाया, तभी आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं ये नहीं कहता हूं, शायद मुझसे कई गुना अच्छे टीचर वहां बैठे हैं, लेकिन मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव करता हूं, यू कांट बी अ गुड ट्रेनर अनलेस एंड अनटिल यू आर अ गुड ट्रेनी। आप एक अच्छे कोच, अच्छे टीचर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप एक स्टूडेंट का पेन रियलाइज नहीं कर सके, महसूस ना कर सके। और एक स्टूडेंट का पेन एक मेरिट वाला बच्चा नहीं रियलाइज कर सकता, एक स्टूडेंट का पेन एक एवरेज बच्चा ही रियलाइज कर सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आई एम जस्ट वन ऑफ यू, आप में से ही मैं एक हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दोस्तों यहां पे आज इसी के साथ ये लेक्चर को हम करते हैं समाप्त। 100 लाइक्स का मैंने रखा है टारगेट। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल भी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको मेरी कोई भी चीज अच्छी लगे, मेरी टीचिंग अच्छी लगे, तो आप मेरे लिए कर सकते हैं सिर्फ इतना कि आप मुझे मेरे इस अच्छी टीचिंग के बदले मुझे दे सकते हैं मेरे लाइक्स। मुझे लाइक्स मिलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। प्लीज आपको फिर से कहता हूं, प्लीज क्लिक अ सेल्फी विद मी व्हेन यू आर वाचिंग माय वीडियोस। क्लिक अ सेल्फी विद मी एंड पोस्ट दैट सेल्फी ऑन Instagram and tag me on Instagram. My Instagram handle is, I will write it again, it is @ okay, I've started highlighters so it's like this. My Instagram handle is @IMCACS अंशुल। सो मैं इंतजार करूंगा आप सभी के फोटोग्राफ्स का। और कल से, यस माय डियर फ्रेंड्स, कल से ऑफिशियली चारों सब्जेक्ट्स की क्लासरूम हो रही शुरू। अपने क्वेश्चंस को रोक के रखिएगा, जल्दी होंगे और भी कई सारे अनाउंसमेंट। और एक प्रॉमिस, एक वादा जो मैंने आपसे किया है कि एक दिन 1 घंटा को या कुछ समय में जरूर निकालूंगा आप लोगों के लिए, जहां हम करेंगे गपशप चिट चैट। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग।